वेलकम बैक नाजरीन। सुकून रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह हमने आपको बताया कि हमारे सेगमेंट्स में मुख्तलिफ गेस्ट अपेयर होते हैं और बहुत मज़े की चिट चैट भी होती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात होती है और साथ ही ऐसे लोगों को भी हम मुतारिफ़ कराते हैं आप लोगों से जो लोग खिदमत खल्क़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो शख्सियत मौजूद हैं, जिस तरह हमेशा हमारा एक सेगमेंट होता है, एक पॉलिटिकल शख्सियत हमारे साथ होती है, पॉलिटिकल पर्सन हमारे साथ मौजूद होते हैं। नुसरत वाहिद साहिबा हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं। पीटीआई से इनका ताल्लुक है और साबिक जो है एमपीए भी रह चुकी हैं, एमएनए है साबिक। और कराची में तो जाहिर है बहुत कम खवातीन थीं जब उनमें शामिल हैं ये, और बड़ी दबंग किस्म की गुफ्तगू किया करती हैं। और जब नेशनल असम्बली में थी तो वहाँ भी मुख्तलिफ खबरें आपके सामने इनकी आई रहे, रोज़ाना बयान कुछ ना कुछ आ रहा होता था। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है नुसरत भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइए कि क्या मसरूफियात हैं आजकल, खासतौर पर रमज़ान मुबारक इस महीने में? रमज़ान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसको आप कुछ भी कर लें, आपका दिन का और रात का ज़्यादा वक्त है ना वो इबादत में गुजरता है कि आपका दिल ही नहीं करता कुछ भी और करने को। बस यही होता है, थोड़ा सा टाइम मिला है, चलो ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, फिर नमाज, फिर तरावी, फिर बाकी चीज़ें, नफलें, शुक्राने की नफलें, फला हाजत की नफलें, बस पढ़ते ही रहो। उठने का दिल नहीं करता जाने बाद से, सच्ची बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अभी तक सारे रोज़े जा रहे हैं मेरे और बिल्कुल फील नहीं होता, बिल्कुल फील नहीं होता। बल्कि रोज़ा खोल के थोड़ी सी ऐसा लगता है कि बस अब स्लो डाउन हो गई हूँ। अदरवाइज माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। तो यकीनन नमाजों में, दुआओं में खान साहब का जिक्र भी आता होगा। पहली दुआ उनके लिए होती है। पहली दुआ अब तो बाकी सारे लोग पीछे रह गए। अच्छी बात है। पाकिस्तान और खान साहब, अच्छी बात, पाकिस्तान, अल्लाह पाकिस्तान को बचा ले और खान साहब को हिफाजत से निकाल ले। बस नजर आ रहा है आपको, आ रहे हैं जल्दी इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें स्मूथ आउट होती हुई नज़र आ रही हैं, हो जाएगा। तो सजा जो हो चुकी है उनको, देखिए सजा जिसमें 14 साल की जो सज़ा हुई है, बाकी तो खैर माफ़ हो गई थी ना, वो 190 मिलियन गवर्नमेंट के पास चले गए, जो उन्होंने पता नहीं उसका क्या किया था। नहीं थे तो गवर्नमेंट के पास, लेकिन अब तो इस गवर्नमेंट के पास चले गए। जो दानिश स्कूल बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, जिसमें ज़्यादा 20 अरब लग जाएंगे, बाकी जो इन सारे वो हमारे पेट में जाएंगे और उसके बाद बाहर जाएंगे। तो उसकी सज़ा उनको मिल रही है कि उन्होंने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाई। इतना बड़ा ये एजाज़ था, इतना बड़ा ये नाम था कि उसकी तो इंसल्ट ही नहीं कर सकते हम, नाम को गलत उससे लेके। तो उसके ऊपर उनको देखिए मुकदमे में फंसा लिया, न सिर्फ उनको, उनकी बेगम साहिबा को भी। और फिर वो यूनिवर्सिटी थी जिसमें सिर्फ साइनिंग पास थी, कोई इतनी सी अथॉरिटी नहीं थी या पैसा लेना या कुछ और करना, ये कुछ भी और नहीं था। सिर्फ ये देखना था कि क्या सही तरीके से तालीम दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। इसलिए उस बेचारी खातून को फंसा लिया उसमें कि वो चाहते थे कि अच्छी तरह, चूँकि वो इस्लामी खातून हैं, उनको ज़्यादा पता है, नॉलेज ज़्यादा है, तो उनका चलो इसको भी उसमें रख लेते हैं स्टाफ में या जो भी है, ताकि वो देख सकें कि क्या चीज़ सही हो रही है, क्या नहीं हो रही, गाइड कर सकें लोगों को। तो वो उसकी सज़ा भुगत रही है बेचारी, वो भी जेल में है, वो भी जेल में है। शदीद सर्दियाँ गुजारी, शदीद गर्मियाँ गुजारी, मतलब सर्दी में ये रज़ाई नहीं देते, गर्मी में ये पंखा नहीं देते। लेकिन उससे साहब हुकूमत तो ये कहती है कि हमारी तरफ से तमाम आसाइशें, सिर्फ ज़रूरियात नहीं, आसाइशों का जिक्र हुकूमत करती है कि वो सारी मौजूद हैं। लेकिन हाँ, जो कह रहे हैं कि देसी मुर्गियाँ खाते हैं खान साहब। देखिए 5/10 के रूम में रहते हैं, देसी मुर्गियाँ और देसी अंडे वो किसी से लेके नहीं खाते, वो पैसा देते हैं अपना। अच्छा, और फिर उसके बाद वो चीज़ें आती हैं, और वो कुक भी उनका कुक नहीं है, आम मशक्कत ही है एक आदमी जो कि पकाता है। हालांकि जो जिस स्टेचर का वो इंसान है, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए बाकायदगी से अलग से कुक होना चाहिए और मशक्कती 1 नहीं 2 या 3 होने चाहिए। जिस तरह नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ के तो शानदार कमरे, स्वीट्स, और उसके अलावा जो साथ वाले कमरे थे जहाँ पर मीटिंग करते थे, फिर बेटी आ जाती थी, फिर दोनों वॉक करते थे, और फिर बाकायदगी से लिस्ट जाती थी कि अभी ये देना है, अभी ये देना है, अभी खाना, तीनों टाइम का खाना घर से टोकरियाँ भर भर के आता था। यहाँ तो उस इंसान ने, बेचारे ने 560 दिन हो गए और एक दफ़ा घर का खाना नहीं खाया। कितनी मुश्किल वो वक्त गुजार रहे हैं वो जानते हैं या उनका अल्लाह जानता है। उसमें कहा जाता है याशी कर रहे हैं, तो इस किस्म की 2-3 याशियाँ नवाज शरीफ को एक दफ़ा करवा देना। 4 दिन के बाद 190 मिलियन तो चले वो अलग केस है, लेकिन वो कहते हैं जी घड़ी भी ले गए यार, मतलब ये हाल हो गया है, घड़ी तो खान साहब ने बेच दी।
वो आदमी जिसकी एक टी शर्ट पे साइन पे वो करोड़ों में बिकती है, बैट पे साइन करते हैं वो करोड़ों में बिकता है, वो उन्होंने एक तो बढ़ाया। देखिए पहले 20% था, इन्होंने इसको 50% किया और फिर वो कीमत बढ़ा के जितने पैसे बनते थे वो दी। और खुद तो नहीं उन्होंने कीमत लगा ली ना, उनके वो स्टाफ इस तरह का होता है जो जाके बाजार में जाके तय करता है, पूछता है कि इस चीज़ की कितनी कीमत है। उन्होंने जो बताई उस बेचारे इंसान ने, सादा इंसान ने वो पे की और वो ले ली और लेके फिर उसको बेच भी दिया कि पता नहीं कौन सी सड़क में लगाना था या किस चीज़ में लगाना था, वो उसमें लगा भी दी। तो आपको पता है कि सारी जायदाद वो दे चुके हैं शौकत खानम को, अपनी कोई चीज़ उनके पास नहीं है। लालिश नाम की इतनी सी चीज़ नहीं है जिसमें जमायमा से उनकी डिवोर्स हो रही थी तो उसकी आधी जायदाद इनको मिल रही थी, जो इन्होंने कहा मैं एक पैसा नहीं लूँगा। तो जज हैरान हो गया, खड़ा हो गया, वो कहने लगा जमायमा तुम पागल हो, क्यों ले रही हो डिवोर्स ऐसे आदमी से? उसने कहा मैं पाकिस्तान में नहीं रह सकती। उस औरत के ऊपर टाइलों की चोरी का इल्ज़ाम लगा के उस बेचारी को भगा दिया यहाँ से हम लोगों ने। अब इस काबिल ही नहीं है कि अच्छे लोगों को भुगत सके। वो भी जाहिर जमानों के खातून है, फिर दूसरी खातून लेकिन उनके बारे में कुछ और कहती है। रेहाम खान की बात कर रहा हूँ। खैर रेहाम, इज देयर एनी कंपैरिजन? उसका तो नाम ही नहीं देना चाहिए। बीवी थी बस, ठीक है, गलती हो गई वो, लेकिन जल्दी फारिग कर दिया उसको। लेकिन आई थिंक वी शुड चलिए जी अली, खान साहब इस तरह की गलतियां करते हैं। पॉलिटिकल गुफ्तगू के हवाले से, पॉलिटिकल गुफ्तगू से बाहर आते हैं, रमजान के होते हैं। ये वाली जोड़े वाली चीज तो नसीब में लिखी होती है, बस नसीब की बात है। तो ये एक्चुअली रेहाम खान फौत हो गए, अल्लाह मियां उनको नईमुल हक को जन्नत में जगह दे। उनकी वो थी तोहफा। हाँ जी, तोहफा। अच्छा, अब आप ना बताएं कि रमजान मुबारक के बाबर के महीने में कहा जाता है कि नेकी जाहिर है, तो खुद जब हम इबादत कर रहे थे तो आपने बताया कि जी दिल नहीं चाहता कि जाए नमाज से उठा जाए, फ़र्ज पढ़ लिए तो सुन्नत पढ़ लिए तो नफल, इस तरह जिक्र अस्कार अल्लाह ताला चलता रहे। अच्छा, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर बचपन से आपका ये था, माशाअल्लाह हिस्सा लेती हैं, या फिर विरासत में आने के बाद आपने कहा कि नहीं समाजी काम भी होने चाहिए? नहीं, ये मेरे ख्याल मेरी फैमिली के अंदर ये चीज़ है, बिल्डर है सब। हाँ, मेरे वालिद साहब बिल्कुल इसी तरह के थे कि जब वो फौत हुए हैं तो उसके बाद हमें पता चला कि पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने पाला हुआ था माशाअल्लाह। उनके कर रहे थे, वालदा को मैं देखती थी किस तरह गरीब लोगों को मदद कर रही होती थी, किस तरह। हाँ, अगर वो उनके पास अगर बहुत सारे पैसे नहीं हैं देने के लिए तो वो उन बच्चों को बुला के इस तरह की उनके लिए कपड़े सी के देंगी या कुछ और अपने हाथ से सब कुछ करके दे रही होती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे बहन भाइयों में यही है, हमारे पास एक पैसा बचता नहीं है। जितना पैसा आता है ना, और किसी ने कह दिया और पास है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बना दें। बैंक अकाउंट सिफर है मेरा, सिफर। कोई इमेजिन कर सकता है इस बात को? MA का, ex-MA का बैंक अकाउंट सिफर है। जबरदस्त जबरदस्त। खातून का सिफर वो MA हो या तो वो आपको अली बताया तो है, किसी फील्ड की हो, लड़की सिफर नहीं होता, लेकिन बहरहाल आप अल्लाह ताला तौफीक देता है आपको। जमा करने का मुझे है ही नहीं, मुझे क्या होता है बस है ना, बन के भी नहीं कमाया आपने? कमाना मुझे तो आया ही नहीं कमाना, सच्ची बात है। बाद में पता चला कि लोग किस तरह कमाते हैं। हाँ, और कमाया है उन्होंने, औरतों ने। चलिए अली, साथ ही एक पैकेज भी शामिल कर लेते हैं। मस्जिद के हवाले से एक तारीखी मस्जिद है और इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने पैकेज तैयार किया है। मियां वाली से हफीजुल्लाह खान नियाजी की रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मियां वाली के इलाका कुन्या में ज़ेर तमीज़ जामा मस्जिद ज़ारा रसूलुल्लाह खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस मस्जिद का संग बुनियाद 104 साल कबल रखा गया और 2020 में इसकी दोबारा तमीज़ शुरू की गई। ये मस्जिद अहले महल्ला के बामी इत्तेहाद और जगानत का एक उम्दा नमूना है। इस मस्जिद की तमीर में मरियम नामी एक खातून ने अपना घर और सामान, जबकि 25 के करीब ख़वातीन ने अपने ज़ेवरात और दहेज तक वक़्फ़ कर दिए। जामा मस्जिद या रसूलुल्लाह मोहल्ला वटुआ वाला, ये पहले पुरानी जो इसकी हमारी मस्जिद थी उसको हमने शहीद करके नए सिरे से इसकी तामीर की और इसमें टेलीग्राफी का काम भी किया गया है जो आपके सामने है। और इस पे अहले महल्ला और हमारी माओं बहनों ने बहुत ज़्यादा इमदाद की है। हमारी औरतों ने सोना तक, जिसमें एक दो ख़ानदानों ने तो अपने घर ज़मीन तक दी है और एक बेवा ने अपनी ज़मीन जायदाद के अलावा अपने घर के बर्तनों तक इस जामे मस्जिद या रसूलुल्लाह मोहल्ला वटुआ वाला के लिए वो हमें पेश किया है। और उन्हीं की मदद से आज ये सरगोदा डिवीज़न, मियां वाली नहीं, सरगोदा डिवीज़न की पहली मस्जिद है।
इस मस्जिद का नक्शा मरूफ डिजाइनर चश्मा नरजी बशारत अली ने तैयार किया। मस्जिद में की गई कैलीग्राफी में खते सर्च और खते कूफी ने मस्जिद की खूबसूरती को चांद लगा दिए। मस्जिद में 400 नमाजी बयक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त खाना काबा और मस्जिद नबी का तस्वर ज़हन में नक्श हो जाता है। 1 करोड़ की कसी रकम होने के बावजूद अभी तक मस्जिद की तमीर का काम जारी है। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान यानी NTN न्यूज़ मियांवाली। नाजरीन, आपने मियांवाली से पैकेज देखा, कितनी खूबसूरत और तारीख़ी मस्जिद के हवाले से हमारे नुमाइंदे ने हमें रिपोर्ट किया। नुसरत वाहिद साहिबा से अगेन हम कंटिन्यू करते हैं। नुसरत साहिबा, जब बचपन में पहला रोज़ा रखा होगा आपने, तब से अब तक के रमज़ान में क्या डिफरेंस आया? रोज़ों के हवाले से बताइएगा कि तब क्या रौनकें थीं, अब क्या चेंज आया है, किस चीज़ को मिस करती हैं? मैं अपनी फैमिली को मिस करती हूँ। माशाल्लाह हम बहुत ढेर सारे बहन भाई थे और मैं सबसे छोटी थी। सही। तो इस वजह से लाडली सबकी बहुत ज़्यादा थी। इस बात पे भी मैं इतना हैरान होती हूँ कि जब इतने सारे बच्चे हों तो उसमें कैसे कोई लाडला हो सकता है। कितने सिबलिंग्स हैं आपके? मेरे 6 माशाल्लाह। 7 थे हम लोग। ओके। माशाल्लाह। तो अब तो खैर 2 चले गए हैं, बाकी 5 रह गए। लेकिन वो मुझे रमज़ान इस तरह बहुत ज़्यादा याद आता है कि मुझे किचन में कभी किसी ने जाने नहीं दिया सारी उम्र कि तुम छोटी हो करके। अब रमज़ान में उठने का होता था, सोने की मैं हमेशा से बहुत बड़ी दिलदादा हूँ। ठीक। मेरी बहन जो मुझसे इमीडिएट बड़ी थी वो आके फिर मुझे उठाती थी आस्ता आस्ता सहला के नुसरत सेरी का वक्त ख़त्म होने वाला है, उठ जाओ। फिर उठ गए, सेरी कर ली, फिर सो गए। लेकिन उसके बाद जब शादी हो गई और फिर बच्चे हो गए और सारा कुछ, तो फिर तो एक लम्हा नहीं लगता था आँख खुलने में कि बच्चे ने करवट दी तो फ़ौरन आँख खुल गई। तो उस वक्त फिर सब हंसते थे कि अब कहाँ गई नींद तुम्हारी। सही। तो वो बहुत प्यारा ज़माना था। देखिए सारे बहन भाई बैठे हुए हैं, अम्मी अब्बू, और बाकायदगी से वो लगती थी, दस्तरखान लगता था और उसमें हर तरह की चीज़। एक तो मेरे वालिद साहब जो थे ना, उनको शौक़ बहुत था फलों का, फल और सब्जियाँ इतना ज़्यादा कि मुझे याद नहीं है कि हमने कभी बाज़ार से कोई चीज़ खरीदी हो। माशाल्लाह। कश्मीर से उन्होंने मंगवा के पौधे लगवाए, हर फल था, अंगूर, सेब, अनार, आलू बुखारा, लुकाट, अमरूद, इतने बड़े बड़े। जब मैं अपने बच्चों को बताती थी तो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर मैंने जाके दिखाया उनको वो घर, सरकारी बेंगलो था ना वहाँ पे, गोरों का बना हुआ, तो उसमें इतने फल लगाए हुए थे अब्बा ने। और फिर उसके बाद एक पूरा पोर्शन जो लॉन का था वो सब्जियों के लिए था। तो हर सीज़न की सब्जी होती थी, मुर्गियाँ थीं, देसी मुर्गियाँ, अंडे, ऐसी याशी मैं सोचती हूँ कि आजकल हम जितना मर्जी पैसा हो इस तरह की याशी नहीं कर सकते। वो नहीं आता कि आपको अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही हों। अच्छा, इर्द गिर्द क्या माहौल देखा उस ज़माने में आपने? देखिए कोई एक घर अपना नहीं था। जैसे हमारे उसमें 6 बेंगलोस इधर थे, 6 इधर थे। जिस उम्र के बच्चे होते थे ना, वो एक ही फैमिली में जिस तरह आके एडजस्ट हो जाते हैं। टीवी लगाए आके, जैसे 71 के बाद जब टीवी आया है तो सारे मोहल्ले के बच्चे एक जगह इकट्ठे हो गए और वो टीवी देख रहे हैं, साथ चाय भी पी रहे हैं, पकौड़े भी खा रहे हैं, कुछ और भी हो रहा है। वो बाकायदगी से इस तरह की चीज़। और इलेक्शन डेज़ में बड़ी बहनें मेरी सारी वो रजिस्टर लेके बैठी हुई हैं और सारा पूरा मोहल्ला इकट्ठा बैठा हुआ है, लिख रहे हैं भुट्टो का जो इलेक्शन था 71 का। मैं तो ज़ाहिर बहुत छोटी थी उस वक्त, लेकिन हाँ, तो लेकिन ये मुझे याद है अच्छी तरह। तो वो मोहल्ला सिस्टम जो था ना, वो एक्चुअली ऐसा था जैसे भाई बहन रह रहे हैं और उनके बच्चे रह रहे हैं, और किसी के घर कोई चीज़ अच्छी बन जाए तो फ़ौरन दूसरे के घर भेजी जाएगी। आज हमने ये बनाया था, अब इसको टेस्ट करेंगे, इस तरह करके वो आपके घर भेज रहे हैं, आप उनके घर भेज रहे हैं। वो मोहब्बत थी बहुत ज़्यादा। अब तो पड़ोस का नहीं पता होता कौन रहता है कौन नहीं रहता। आप 8 साल 10 साल रहते हैं, उसके बाद कहीं और चले जाते हैं, कहीं और नहीं, और स्टिल पता नहीं होता कि हमारे बराबर में जो रह रहा है उनका नाम क्या है, वो क्या करते हैं कौन। लेकिन ये कि हाँ, बचपन में ये चीज़ें बहुत हम भी मिस करते हैं। अली, आप भी यकीनन करते होंगे। बिल्कुल, और फ्लैट में तो ज़्यादा होता है ये आजकल। कराची में तो वो बात आपने की ना कि आया कोई शख्स 2 साल रहे, हमें पता ही नहीं चला कौन था, हमने उनसे नहीं पूछा, उन्होंने हमसे नहीं पूछा, वो चले भी गए, हम वहाँ से चले गए छोड़कर। बिल्कुल, ये कि पहले तो बहुत ज़्यादा आपस में मिलना जुलना हुआ करता है लोगों को। अच्छा नुसरत साहिबा, सियासत के हवाले से बताइएगा, सियासत में क्या चीज़ आपको इम्प्रेस, आप किस चीज़ से हुई कि सियासत ज्वाइन करने का फ़ैसला किया, और फिर ख़ास तौर पे PTI की जमात? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा जब मैंने ज्वाइन किया उससे, क्योंकि उससे पहले सबसे पहले मैं शादी के बाद, शादी पे ही तकरीबन मैंने मास्टर्स कर दिया था लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में। तो फिर एग्ज़ाम दिया मैंने, सिलेक्शन हो गई मेरी फेडरल उसमें,
तो मैं इस्लामाबाद FN4 कॉलेज में पढ़ा रही थी एज ए लेक्चरर। फिर पोस्टिंग हो गई, उसके बाद काफ़ी अर्से बाद कराची आ गए। अभी कराची आके ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी तो फिर हमारी संबोल पोस्टिंग हो गई मेरे हस्बैंड की एज ए कॉन्सल जनरल। तो हम लोग वहाँ चले गए। अब एक बेटा मेरा इंग्लैंड जा चुका था, बाकी 2 बच्चे हमारे साथ थे। तो वहाँ पे एक ग्रुप है इनका, डिप्लोमेटिक ख़वातीन का या मर्दों का, इस तरह के। तो चौथे महीने उन लोगों ने मुझे इलेक्ट किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कौंसलर कोर ऑफ इस्तांबुल। तो वो बहुत बड़ा एजाज़ था मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही होती थी और हर दुनिया का हर उसका प्रेसिडेंट, वज़ीर आज़म जो भी हैं सब लोग वहाँ पे मौजूद होते थे, पूरे आर्मी के जितने हैं वो सब मौजूद होते थे। सबसे मिलना, बात करना, मैं तो उससे पहले कोई तस्वीर ही नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड कस्टम्स में थे, फॉरेन ऑफिस में नहीं थे। ये एक एग्ज़ाम था जिसकी वजह से एग्ज़ाम दिया, पास हो गए और चले गए। तो वो जो मेरा टाइम था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त इस हिसाब से था कि बहुत चैरिटी का काम किया हमने, और फिर साथ साथ घूमना फिरना भी होता था। जो हॉस्पिटल जिस तरह ईदी वगैरह के होते हैं ना इस टाइप के, वहाँ हम लोग अपना लगवाते थे चैरिटी बाज़ार, चैरिटी ड्रेस शो, इस तरह की चीज़ें करके, और फिर जो पैसा मिलता था उससे हम जाके हॉस्पिटल्स में देते थे, स्कूलों में देते थे, ऑर्फनेज, हेल्प आउट के लिए। तो हाँ, तो वो सब करके जब मैं यहाँ पे वापस आई हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो मेरा बेटा बड़ा वो लीड में पड़ा था, तो उन दिनों बहुत फंड रेजिंग और इस तरह की चीज़ें करता था शौकत खानम के लिए और बाकी। तो उसने मुझे कहा, कहने लगा अम्मा डोंट फेस योरसेल्फ, गो जॉइन PTI। तो इस तरह फिर मैंने 2009 में PTI ज्वाइन की, सितंबर या अक्टूबर टाइप में। तो और जो मेरा अपना जो इंक्लिनेशन हुई वो इससे कि मुझे ये था कि शायद ये आदमी चूँकि ऑनेस्ट है और ये जिस चीज़ के पीछे लग जाता है वो करके छोड़ता है। तो नज़र तो आ रहा था हमें जो कर चुके थे ये, माशाल्लाह कहाँ ले गए उसको, क्रिकेट को, जो उसके बाद कभी कोई नहीं लेके जा सका। तो इस तरह बस मैंने उसको ज्वाइन किया कि मेरा ख्याल था ये कि ये पाकिस्तान को लिटरली बचा लेंगे, पाकिस्तान को जिस तरह तबाही के किनारे पे जा रहा है। बेनज़ीर की डेथ हो चुकी थी जब हम लोग वहीं पे थे, और यहाँ कराची में बहुत कत्लो गारत हुआ था कोई 2007 में, 27 दिसंबर 2027। हाँ, और नहीं उसके अलावा वो जो पहले बॉम्ब के धमाके हुए थे, फिर मुशर्रफ के ज़माने में जो उसने वो किया था आर्मी चीफ के, वो सारा हम लोग यहाँ पे नहीं थे, सिर्फ खबरों में पता चलता रहता था। फिर जब बेनज़ीर की डेथ हुई तो फिर उसके 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि वापस जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो फिर इस तरह हम लोग पाकिस्तान आ गए और मैं PTI में चली गई। आपने PTI ज्वाइन कर ली, ठीक है। कोलंबा से हमारे नुमाइंदे ने पैकेज तैयार किया है। जिस तरह नाज़रीन हम लोग इफ्तार के वक्त देख रहे होते हैं कि हमारे दस्तरखान सजे हुए होते हैं, और वही चीज़ होती है आई थिंक अली कि हमें रोज़ा पूरा दिन हम रखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, और कोशिश ये होती है कि अल्लाह के राह में अपनी नेकियां भी कबूल करवाएं। और साथ ही जब इफ्तार का वक्त आता है तो वो जो दस्तरखान की रौनकें होती हैं उससे लगता है कि हमारा रोज़ा जो है वो ठीक था, हमने अच्छा फैसला किया रोज़ा बिल्कुल। और इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार को 2 खुशियाँ मिलती हैं, एक रोज़ा इफ्तार करते वक्त और दूसरी जब वहाँ जन्नत फिरदौस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिरी होगी। इंशाल्लाह। तो हमारे नुमाइंदे ने पैकेज तैयार किया है तलम्बा से, मोहम्मद सलीम ने, और वो ये बता रहे हैं कि किस तरह बड़ों के साथ साथ बच्चे भी दस्तरखान को देख के, दस्तरखान की रौनकें देख के रोज़ा रखने की ज़िद करते हैं। जी, माह रमज़ान की इब्तिदा जैसे ही होती है पूरा घर एक नई रूहानियत और खुशबू से भर जाता है। ये वो मुकद्दस महीना होता है जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं और अपनी इबादत में इजाफा करते हैं। जहाँ घर के सभी अफराद रोज़ा रखने का एहतमाम करते हैं, वहीं इफ्तार और सहर के औकात का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। मगर इस महीने की खास बात यह है कि बच्चे भी इस मुकद्दस महीने में रोज़ा रखने की फरमाइश करते हैं और वालिदैन उनकी फरमाइशों को दिल से पूरा करने की कोशिश करते हैं। इफ्तार के वक्त जब अजान की आवाज़ सुनाई देती है तो पूरा घर एक साथ बैठ कर रोज़ा इफ्तार करता है। उस वक्त बच्चे भी खुशी से इफ्तार करते हैं। जी, मैंने आज रोज़ा रखा था, मैंने अपने बड़ों के साथ रोज़ा इफ्तार किया है और मेरे दिल में बहुत खुशी महसूस हुई है। हमने बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं जैसे कि पकौड़ा, चिप्स, दही वाले, चाट, टिक्की, समोसे। हमने एक ही दस्तरखान पे रोज़ा इफ्तार किया और मेरे दिल में बहुत खुश महसूस हुई है कि इफ्तार के बाद बच्चे और बड़े सबके चेहरों पर इत्मीनान और सुकून की एक खास रोशनी होती है, क्योंकि ये रोज़ा एक रूहानी तजर्बा है जो इंसान के दिल को सुकून देता है। मोहम्मद सलीम, NTN न्यूज़, तुलंबा।
तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि तलम्बा से हमारे नुमाइंदे ने पैकेज तैयार किया है इफ्तार की रौनकें, इसके हवाले से वो बता रहे थे कि किस तरह तलम्बा में लोग कोशिश करते हैं कि इफ्तार के वक्त अपने दस्तरखान को बहुत अच्छे से सजाएं और वो तमाम चीज़ें रखें जिससे खाने वालों को खुशी मिलती है। अच्छा, नुसरत भाई साहब से पूछेंगे ना कि आप बताइए सहरी और इफ्तारी में क्या क्या एहतमाम करती हैं? जाते जाते मैंने कहा ये पूछ लूँ मैं आपसे। लेकिन सेहरी के लिए मैं उस तरह नहीं करती कुछ भी। सही। मैं 2 केले रख लेती हूँ और 1 कप दूध, बस। ये सहरी ये भी सहरी, हाँ। और इफ्तारी? और इफ्तारी तो फिर पूरी रात तकरीबन खाती रहती हूँ जब तक जागती रहूँ। ये तो सब घरों में होता है कि पकौड़े बहुत शौक से खाती हूँ मैं, फ्रूट चाट बहुत अच्छी लगती है, फिर उसके अलावा भी अदरवाइज फ्रूट कटा हुआ है वो थोड़ा बहुत रखा वो। सही। फिर उसके बाद जो खाना होगा वो तो लाजमी। 9 बजे के डाइट बाद। करती हैं आप? बिल्कुल नहीं, कभी जिंदगी में नहीं की। डाइटिंग कभी नहीं अच्छा, कभी। लेकिन माशाल्लाह आप फिट हैं, फिर स्टिल बहुत फिट हैं डाइटिंग के बगैर। मतलब ये अल्लाह की naturally मेहरबानी है, है उसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। नहीं, बहुत माशाल्लाह fit वरना हमने हैं। कहा खान की पार्टी में तो फिटनेस के लिए तो कुछ अच्छा, और कुछ करना है। बनाना आता है जैसे कुछ स्पेसिफिकली, जिस तरह आपने कहा कि शादी से पहले तो आप किचन में नहीं जाती थी, तो अभी कुछ ऐसा आप बनाती हैं जो घर वालों को बहुत पसंद हो? मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। ओके, ठीक है। लेकिन- आज और आपको लेकिन देखिए बनाती लगा नहीं नहीं था। बनाती नहीं हूँ ज़्यादा। बनाती नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जब हम इस्तांबुल गए, सही। सच्ची बात है, तो वो जो खनसामा जिसने आना था उसके कागज़ बनने में कोई 1 साल का टाइम लगा। वो पता है ना, पाकिस्तान में इसी तरह होता है। तो वो जब तक आया तब तक मैं मतलब ऑलमोस्ट एक्सपर्ट हो चुकी थी। सही सही। कि पहले कभी मिर्चें ज़्यादा हो रही, कभी नमक ज़्यादा हो रहा है, कभी पराठा जल गया, कभी कुछ और हो गया, लेकिन उसके बावजूद मैंने छोड़ा नहीं, करती रही। इवन जब सदर मुमलिकत जरदारी साहब आ गए वहाँ पे टूर पे, तो वो घर का खाते हैं, वो बाहर का नहीं खाते। सही। और उनका ऑर्डर आया है जी खाना पकाना है। अब वो जो मेरे साथ कुक था जिसको मैंने 1 साल के बाद बुलाया था, उसको कुछ नहीं आता था, सिर्फ दाल चावल के अलावा। तो फिर आपने बनाया? तो मैं बस यही होती थी, या बाजार भाग रही हूँ कुछ लेने के लिए, क्योंकि भिंडी वो लाजमी खाते थे, भिंडी दाल चावल लाजमी होता था, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। तो वो फिर वो काट रहा है, मैं पका रही हूँ, या मैं मतलब पका रही हूँ, वो कुछ और कर रहा है उसके साथ। इस तरह करके कोई जो 9 बजे ऑर्डर आता था वो 1 बजे चला जाता था, फिर 3 बजे आता था, फिर शाम को 7 बजे। 4 दिन मैंने पकाया है, मेरे घुटने ऐसे हो गए थे। अल्लाह माफ, पहाड़ी इलाके है ना, उसमें चल के जाना, जाके यानी कि जरदारी साहब ने नुसरत भाई साहब के हाथों का खाना भी खाया, या हम ये कहें कि आपने उनको खाना भी खिलाया? उनको पता ही नहीं है। अच्छा, उनको पता ही नहीं है कि वो आपने बनाया क्योंकि था? हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे नहीं लेके गए वहाँ, मुलाकात नहीं करवाई उन लोगों से। सही। लेकिन असेंबली में जब मेरी मुलाकात हुई है, पहली दफ़ा असेंबली में मिली उनको। तो जिक्र हुआ इस बात का फिर? हाँ, वो मेरे साथ वो थी हमारी हैदराबाद से कुली, उसने बताया उनको, तो हंस रहे थे बड़ा, ऐसे करके रिस्पेक्ट जिस तरह देते हैं। चलिए जी, अभी एक कलाम शामिल जी, करिए, जी, फिर बिल्कुल, अब जी हमारे साथ मौजूद हैं साद, उनसे हम गुलाम रिक्वेस्ट साद कादरी करेंगे। साहब। जी। हुजूर आपके दर का अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके दर का अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। ये कुरान रब ने जो नाज़िल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। ये कुरान रब ने जो नाज़िल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है, कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा है
हबीबे खुदा से ये लौह भी तुम्हारी, कलम आपका है। उसे गर्दिशें अब मिटाएंगी कैसे, हवाएं उसे अब बुझाएंगी कैसे, बुझाएंगी कैसे। दिया बन के जलता है सीने में हर दम मेरे मुस्तफ़ा, ये जो गम आपका है हुजूर आपके दर का अदना गदा हूँ। मेरे दम में आका ये दम आपका है।